नमस्कार दोस्तों एवं प्रणाम मातृभूमि। दोस्तों स्वागत है आपको पावन मिथिला यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज के वीडियो में हम जानेंगे पाटलिपुत्र का इतिहास को और साथ ही आप भाग ले सकते हैं प्रतियोगिता में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जो वीडियो से संबंधित होगा। वीडियो देखने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम के साथ आज का प्रश्न नंबर 1 लिखकर प्रश्नों का जवाब लिखकर भेज दीजिएगा। ऐसे ही एक के बाद एक करके 10 वीडियो तक आप सवालों का जवाब भेजते रहिएगा और 11वें वीडियो में जो सबसे ज्यादा उत्तर भेजे रहेंगे वो भाग्यशाली विजेता होंगे और एक से अधिक बराबरी करने वाले प्रतियोगियों में जो सबसे पहले उत्तर भेजेंगे वही विजेता कहलाएगा। तो दोस्तों देर न करते हुए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष का सबसे गौरवशाली साम्राज्य मगध और 2500 साल से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है बिहार। रामायण काल में इसी धरती पर जन्मी थी देवी सीता। महाभारत युग में यही राजा जरासंध ने राज किया था। भगवान कृष्ण को भी रण छोड़ने पर मजबूर किया था। इसी धरती ने दुनिया को पहला सम्राट दिया। लिच्छवी राजाओं ने दुनिया का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य दिया। ये भूमि है महावीर की, भगवान बुद्ध की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की। ये भूमि है आंदोलन की, ये भूमि है बिहार की। आज से करीब 2500 साल पहले की बात है। मगध का एक राजा था, उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु जितना वीर था उतना ही क्रूर भी। उसने राजा बनने के लिए अपने पिता बिंबिसार को ही बंदी बना लिया। अजातशत्रु जब राजा बना था तब मगध केवल गंगा के दक्षिण तक ही सीमित था। अजातशत्रु अपने राज्य के विस्तार के लिए आसपास के शांति प्रिय राज्यों पर आक्रमण करने लगा। एक एक करके उसने वैशाली, काशी, कौशल समेत 36 राज्यों को मगध में मिला लिया। लगभग इसी वक्त पर बिहार के भूमि पर साथ साथ भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का वास था। पाँच 599 ईसा पूर्व में वैशाली में जन्मे थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। गौतम बुद्ध का जन्म उनके 22 साल बाद हुआ था। परम ज्ञान के तलाश में वो भी बिहार के धरती पर ही वास करते थे। समाज में भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के शांति, अहिंसा, सत्य, कर्म के उपदेश परिवर्तन ला रहे थे। कहते हैं इन उपदेशों ने राजा अजातशत्रु पर भी प्रभाव डाला था। बिंबिसार के वक्त तक मगध के राजधानी थी राजगीर, जिसे आज हम राजगीर कहते हैं। ये बहुत सुंदर शहर है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, लेकिन अजातशत्रु के शत्रु तेजी से बढ़ रहे थे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, कहा ऐसी राजधानी ढूंढो जहां जिस पर कोई आक्रमण न कर सके। उनके मंत्रियों ने दिन रात एक कर दिया। तब गंगा किनारे पाटली ग्राम उन्हें खूब पसंद आया। यहाँ एक नई राजधानी की नींव रखी गई। इस शहर को एक नया नाम मिला, पाटलिपुत्र। कहा जाता है जब पाटलिपुत्र का निर्माण हो रहा था तब गौतम बुद्ध यहाँ आए थे। किले को देखकर उन्होंने कहा 3 चीजें इस जगह के लिए संकट खड़ी कर सकती है, अग्नि, जल और ग्रह कलह। आग और पानी के संकट से परे कलह के बीच तो पाटलिपुत्र आज भी उलझा है। पाटलिपुत्र और आज के दौर में पटना के नामकरण को लेकर भी कई कहानियां हैं। कहते हैं गंगा और सोन नदी की वजह से यहाँ बंदरगाह था। बंदरगाह यानी पाटन।
पाटन से ही ये पहले पाटलिपुत्र और फिर पटना कहलाया। दूसरा किस्सा पौराणिक है। जब भगवान शिव सती के शरीर को लेकर जा रहे थे तब सती का पट यानी जांग का हिस्सा यहाँ गिरा था। उस जगह पर आज पटन देवी मंदिर है और रक्षक देवी के नाम पर ही शहर का नाम पड़ा है। अजात शत्रु का शासन करीब 32 वर्ष तक चला। उनके शासन काल में मगध का खूब विस्तार हुआ और पाटलिपुत्र दुनिया के सबसे बड़ा शहर बन गया। अजात शत्रु हरियंक वंश के राजा थे जिनका शासन उनके बाद 47 साल और चला। फिर आया शिशुनाग वंश और उनके करीब 70 साल बाद मगध पर शासन हुआ नंद वंश का आखिरी राजा का नाम था धनानंद। उनके दौर में पाटलिपुत्र से समृद्ध शहर दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन ये समृद्धि बस राजमहल में थी। धनानंद के राज में चमड़े से लेकर पत्थर तक पर टैक्स लगा दिया गया था। अत्याचार से जनता त्राही त्राही कर रही थी। इसी दौर में एक प्रसिद्ध विद्वान भी थे, तक्षशिला के विश्वगुप्त। 327 ईसा पूर्व में ग्रीस का योद्धा अलक्षेंद्र राज्यों को जीतता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था। तक्षशिला के राजा ने भी उसके आगे घुटने टेक दिए थे। तब पोरस नाम से जाने जाने वाले पुरुराज पौरव ने मुकाबला किया, पर उसकी विशाल सेना के आगे टिक न सके। चाणक दूरदर्शी थे। वो विदेशी आक्रमण के आगे संपूर्ण क्षेत्र के लिए अंधेरा भविष्य देख रहे थे। चाणक्य ने सबसे शक्तिशाली राज्य मगध से भारतवर्ष के रक्षा के लिए गुहार लगाई। कहते हैं चंद्रगुप्त की सेना ने कई दफा मगध पर आक्रमण किया। आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य सफल हुए और 32 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। इस दौर की राजनीति अर्थहीन थी। हर ओर उत्पीड़न का साम्राज्य था। समाज दिशाहीन था। देश टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। चाणक्य ने राजनीति के मायने बदल दिए, समाज को दिशा दिखाई, कूटनीति को समावेश किया, टुकड़ों में बटे देश को विशाल साम्राज्य बनाया। चाणक्य के सूत्र और उपदेश सदाबहार है। आज भारतीय राजनीति में कूटनीति जोर तोड़ दांवपेच की शतरंजी चालें देखती हैं। उनके जनक चाणक्य ही थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वो और अधिक प्रासंगिक और सार्थक होते जा रहे हैं। चाणक्य ग्रंथ अर्थशास्त्र में एक राज्य के आदर्श अर्थतंत्र के वर्णन है। इसमें राजशाही के संविधान के रूपरेखा है, यानी विधि विधान से लिखा गया राज्य का पहला संविधान पाटलिपुत्र की भूमि की ही उपज है। जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ तब तक अलक्षेंद्र की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके जनरल वापस नहीं लौटे। जितना इलाका अलक्षेंद्र ने जीता था उसके छोटे छोटे हिस्सों पर ये जनरल अपनी हुकूमत चला रहे थे, यानी मगध की सीमाओं पर विदेशी आक्रांताओं का भय बना हुआ था। चंद्रगुप्त ने अलक्षेंद्र के सत्रफों को एक एक कर हराना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी जीत थी अलक्षेंद्र के जनरल सेल्यूकस पर, जिसको हराकर पर्सिया का बड़ा हिस्सा चंद्रगुप्त ने मगध में जोड़ लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मगध साम्राज्य अखंड भारत की तस्वीर था, पर मगध का असली गौरव अभी दुनिया ने देखा ही कहां था। मगध साम्राज्य विशाल था, दूर दूर तक फैला था, लेकिन मध्य पूर्व में एक छोटा सा गणराज्य था, कलिंग, जो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटे राजा बिंदुसार की लाख कोशिश के बावजूद मगध का हिस्सा नहीं बन पाया था। पर अब मगध का एक नया राजा बिंदुसार का बेटा अशोक बहुत अत्याचारी था। लोग उसे चंद्र अशोक कहा करते थे। अशोक अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करना चाहता था और कलिंग विजय तो अशोक के लिए प्रतिष्ठा का विषय था। अपनी शासन के 8वें साल में 231 ईसा पूर्व में अशोक ने पूरी ताकत से कलिंग पर आक्रमण कर दिया।
मगध के विशाल सेना के आगे कलिंग की सेना की कोई बिसात नहीं थी। उन्होंने कलिंग को रौंद दिया, जमकर लूटपाट मचाई। कहते हैं ऐसा कत्लेआम मचा कि रणभूमि के बगल में गुजरती दया नदी लहू से लाल हो गई। कलिंग का विनाश हो गया। लेकिन इस नरसंहार ने एक नए अशोक को जन्म दिया। चंड अशोक की जगह अशोक महान। इस युद्ध के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसने अपना पूरा ध्यान मगध का कुशल शासन पर लगाया, शिक्षा के विकास पर लगाया। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, अहिंसा का संदेश फैलाया। अशोक अपने विरासत को, इतिहास को सुपुर्द करना चाहते थे। स्तंभों दीवारों पर अशोक की आदेश अंकित हुए। आज तिरंगे के बीचों बीच सजा अशोक चक्र उस सम्राट की सबसे बड़ी निशानी है। यह अशोक का धर्म चक्र था, जिसकी 12 तिलियां अविद्या से दुख और बाकी 12 दुख से निवारण की अवस्था दर्शाती है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी सम्राट अशोक के स्तंभ पर ही सजता है। बिहार का धरती खूनी संघर्ष का अगर रणक्षेत्र बनी तो अहिंसा का सबसे बड़ा संदेश भी यहीं से निकला। अगर नंद का कुशासन यहाँ था तो विराट अशोक का आदर्श शासन भी यहीं था। पाटलिपुत्र के धरती ने चाणक्य जैसे महान चिंतक से विश्व का परिचय कराया तो आर्यभट्ट की कर्मभूमि भी मगध थी। गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को पहली बार दुनिया को बताया था कि दुनिया अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने आर्किमिडीज से अधिक सटीक पाई का अनुमान बताया था। आर्यभट्ट ने विश्व को शून्य का ज्ञान दिया और मगध को ज्ञान के केंद्र में बैठा दिया। बिहार के धरती पर एक से बढ़कर एक महान विद्वान हुए। संस्कृत व्याकरण के पहले प्रवर्तक पाणिनि, महाकवि कालिदास, कामसूत्र के रचयिता महर्षि वात्स्यायन सब किसी न किसी रूप में इसी धरती से जुड़े थे। 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने एक एक कर मुल्तान से लेकर दिल्ली तक पर फतह कर लिया। उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। सत्ता का केंद्र बदल गया। 12वीं सदी के मध्य तक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति इख्तियार-उद-दीन खिलजी ने बिहार और बंगाल को जीत लिया और पाटलिपुत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। इख्तियार खिलजी ने गुप्त वंश के दौरान बने शिक्षा के सबसे बड़ा केंद्र नालंदा को तहस नहस कर दिया। यहाँ कभी दूर देशों से छात्र पढ़ने आया करते थे। पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र होने का गौरव पहले ही खो चुका था। आक्रमण के बाद मगध ने शिक्षा और संस्कृति का केंद्र होने की ख्याति भी गंवा दी। इतिहास को खंडहर में तब्दील कर विदेशी आक्रांताओं ने नालंदा को अपना सैन्य मुख्यालय बना लिया। सेना रहने के लिए नष्ट किए हुए बौद्ध विहारों का इस्तेमाल करने लगे। इन विहारों के नाम पर ही धीरे धीरे समूचे क्षेत्र को बिहार कहा जाने लगा। मुगल काल में जब 1540 में शेर शाह सूरी का शासन आया, तब जाकर बिहार की अहमियत फिर बढ़ी। पाख्तून शेर शाह का जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। उसका असली नाम फरीद खान था। कहते हैं उन्होंने बिहार की शेर घाटी में एक शेर को मार दिया था। उसके बाद उसका नाम शेर शाह पड़ा। शेर शाह ने अपनी 5 साल की शासन में राजधानी को एक नए गौरवशाली रूप में लाने की कोशिश की। पाटलिपुत्र अब पटना कहलाने लगा था। शेर शाह के जरिए बिहार के भूमि ने फिर भारत का गौरव बढ़ाया। सिक्के गढ़ने की शुरुआत शेर शाह के शासनकाल में ही हुई थी। हालांकि उनकी सबसे बड़ी विरासत रही ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कभी कलकत्ता से काबुल तक जाती थी। 5 साल के शासन के बाद ही शेर शाह की असमयी मृत्यु हो गई। पटना के शान शौकत का दौर एक बार फिर खत्म हो गया। उस दौर में पटना का जिक्र एक बार और आया है। 1704 में औरंगजेब का पोता मोहम्मद अजीम यहाँ आया। उसने जिद की शहर का नाम उसके नाम पर रख दिया जाए। तब कुछ समय के लिए पटना अजीमाबाद कहलाया था। इसी दौर में पटना शहर में एक महान योद्धा ने जन्म लिया।
सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के स्थापक गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह मूलतः धर्म गुरु थे, लेकिन सत्य और न्याय की रक्षा के लिए उन्होंने हथियार भी उठाए। बिहार की धरती से इन महापुरुषों के जरिए बदलते वक्त के साथ दुनिया बदलते मूल्य की सीख ले रही थी। अभी दुश्मन औरंगजेब था, लेकिन भारत की धरती पर एक नए दुश्मन से सामना होने वाला था। 1717 में नवाबों का शासन आया, तब बिहार बंगाल का हिस्सा बन गया और पटना एक व्यवसायिक केंद्र के तौर पर विकसित हुआ। आम लोगों पर भारी भरकम टैक्स का बोझ डाला गया, लेकिन 17वीं सदी में पटना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया। पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर है बक्सर, जहां 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना मुगलों और बंगाल नवाब की संयुक्त सेना के बीच युद्ध हुआ था। बेहद कम संख्या होने के बावजूद अंग्रेजों ने ये युद्ध जीत लिया था। इसके बाद बंगाल यानी बिहार का भी पूरा हिस्सा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। चूंकि अंग्रेज व्यावसायिक फायदों को देखते हुए ही हिंदुस्तान आए थे, पटना उनके लिए एक अहम केंद्र था। पटना पहले से ही व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों ने कलकत्ता के बाद पटना को ही अहमियत दी। दूसरी तरफ थे आरा के 80 साल के वीर कुंवर सिंह। 27 अप्रैल 1857 को दानापुर कैंट के सिपाहियों और बाकी साथियों के साथ आरा शहर पर बाबू कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने आक्रमण किया, तब युद्ध बीबीगंज और बिहिया के जंगलों तक पहुंचा। क्रांति के क्रूर दमन के बीच अंग्रेजी शासन में पटना एक बार फिर अपने खोए हुए वैभव को हासिल करने लगा। जब 1912 में बंगाल और उड़ीसा का बंटवारा हुआ, तो बिहार उड़ीसा के संयुक्त प्रांत की राजधानी पटना ही बना। अंग्रेजों ने तत्कालीन पटना के सबसे अहम सड़क बेली रोड का विकास किया, बांकेपुर इलाके का निर्माण किया। आज पुराना इलाका पटना सिटी कहलाता है, जबकि अंग्रेजों के बनाए नए शहर में सचिवालय, उच्च न्यायालय, राजभवन, विधानसभा का निर्माण केवल 4 साल में ही कर लिया गया। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ही पटना में स्कूल कॉलेज का निर्माण हुआ। पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज इसी दौर की देन है। 1935 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, लेकिन बिहार की राजधानी पटना ही रही। लेकिन भौतिक विकास के आगे गुलामी का एहसास खत्म नहीं हो रहा था। नए रंग रोगन, नए भूमिका के बीच बिहार कैसे रखने वाला था आजाद भारत का नींव। चंपारण की भूमि से उपजा वो सबसे बड़ा आंदोलन। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। बिहार की भूमि पर बीते हुए कल की सफर करते हुए न जाने ऐसी कितने मिसालें हमें याद आ रही है। जिस धरती से भगवान महावीर ने पहली बार दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया था, वहीं से आधुनिक दौर में अहिंसा का सबसे प्रबल आह्वान होने वाला था। बिहार की चंपारण में उन दिनों नील की खेती करने वाले किसानों का बुरा हाल था। अंग्रेजों के आदेश पर किसानों ने खेती तो की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नए उत्पाद के वजह से उनसे कोई नील खरीदता ही नहीं था। अंग्रेज फिर भी पूरा लगान मांग रहे थे। बिहार की धरती से गांधी जी ने 2 बातें समझी: सामाजिक समानता के लिए संघर्ष और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का महत्व। आगे जाकर गांधी जी ने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एक सूत्र में बांधा और अंग्रेज को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। तो दोस्तों, ये था पाटलिपुत्र का इतिहास। अब बारी है प्रतियोगिता के लिए सवाल रखने का। तो आज का प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, तिरंगा में 24 तिलियां क्या दर्शाती है? प्रश्न एक बार पुनः सुन लीजिए। तिरंगा में 24 तिलियां क्या दर्शाती है? लेकिन दोस्तों, जवाब भेजने से पहले ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप पावन मिथिला के सब्सक्राइबर है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर उत्तर भेजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपका जवाब यदि सही भी होगा तो हमारी टीम आपको प्रतियोगिता में शामिल नहीं करेगी।
उत्तर भेजने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर को कांटेक्ट में सेव कर लीजिए और अपना नाम लिखकर सवाल नंबर 1 लिखिए और जवाब लिखकर भेज दीजिए। इसी तरह मेरी दूसरी वीडियो में सवाल नंबर 2 पूछा जाएगा, उसका भी सही जवाब ऐसे ही भेजिएगा। एक के बाद एक करके 10 वीडियो तक ऐसे ही सवाल पूछेंगे जो वीडियो से संबंधित होगा। 11वें वीडियो में जो किसी विषय पर नहीं बल्कि प्रतियोगिता से संबंधित होगा, उसमें आप सभी के द्वारा भेजे गए उत्तर और सबसे ज्यादा उत्तर भेजने वाले प्रतियोगी को विजय घोषित किया जाएगा। और ध्यान रहे कि 1 से ज्यादा बराबर प्रतियोगी विजेता के दावेदारी में आ जाने पर जो पहले उत्तर भेजे होंगे विजेता वही घोषित किए जाएंगे। तो अब देर मत कीजिए और उत्तर लिखकर जल्दी से भेज दीजिए। अगला वीडियो जल्द लेकर आऊंगा, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।